गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 9 जिसका नाम है तापमान। ठीक है, तो इसके पहले हमने इसके कुछ पार्ट पढ़े हैं जिसमें से वायुमंडल, पृथ्वी, पर्यावरण, इन सब के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं तापमान के बारे में। तो तापमान क्या होता है, जिससे हमें यानी जो ताप क्या होता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है ना, जिससे गर्मी प्राप्त होती है। और जो ताप मापने की इकाई होती है जिसमें ताप मापा जाता है वही कहलाता है तापमान, है ना। आगे देखते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ कभी हम बहुत गर्मी और कभी बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। ऐसा प्रायः वायु के गर्मी या ठंडा होने के कारण होता है। वायु में उपस्थित गर्मी ही ताप कहलाती है ना। वायु में उपस्थित जो गर्मी होती है वही कहलाती है ताप कहलाती है। ताप को ऊष्मा भी कहा जाता है। वायुमंडल में ताप कितना बढ़ा या घटा, इसका पता उसके मापन से लगाया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को क्या कहा जाता है, तापमान कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। जो वायुमंडल में ताप होता है उसकी मात्रा को का जो मान होता है, जो मापन होता है वही कहलाता है तापमान कहलाता है। तापमान को सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है तापमान को, सेंटीग्रेड या सेल्सियस से। अब हम देखते हैं तापमान का महत्व। जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है उनमें प्रमुख तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं क्या होता है, उसमें हम प्रमुख तत्व जैसे क्या होते हैं, वहाँ का तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इनमें तापमान ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तापमान, क्योंकि इससे ही अन्य सभी तत्व प्रभावित होकर क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वायुमंडल में ताप कैसे प्राप्त होता है। तो वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है, पृथ्वी और इसके वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है। क्या होती है, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी और इसके वायुमंडल यानी पृथ्वी और वायुमंडल में जो ताप की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, सूर्य से होती है। सूर्य ताप और प्रकाश का अक्षय भंडार है। यानी क्या बोलते हैं ये कि सूर्य जो है ताप और प्रकाश का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण भंडार है। यानी इसके पास ताप और प्रकाश की कोई कमी नहीं है। वह निरंतर आकाश में चारों ओर ताप और प्रकाश करता है। कौन, सूर्य, है ना। सूर्य क्या करता है, आकाश में चारों ओर ताप और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य एक विशाल धधकता हुआ आग का गोला है। सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को सौर विकिरण कहते हैं। जो सूर्य के द्वारा ताप होता है उसके विसर्जन को, यानी जो सूर्य के द्वारा ताप विसर्जित किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सौर विकिरण कहा जाता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इससे वायुमंडल का ऊपरी भाग कुछ गर्म हो जाता है। जो सूर्य की किरणें होती है कहाँ से होकर गुजरती हैं, वायुमंडल से होकर गुजरती है ना। इससे क्या होता है, जो वायुमंडल का ऊपरी भाग होता है वो गर्म हो जाता है। किरणें जब पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती हैं तो धरातल अधिक गर्म हो जाता है। और फिर वो जो किरणें जब पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो धरातल भी अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि धरातल वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो धरातल होता है वो वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे पुनः निकालता है। जो पृथ्वी का ताप होता है ना, पृथ्वी का धरातल क्या होता है, इस ताप को, जो ताप पहले सूर्य से प्राप्त करता है फिर उस ताप को क्या करता है, धीरे धीरे निकालता है। यानी धीरे धीरे वो ताप धरातल से ऊपर की ओर आने लगता है। तो इस क्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। ऐसा होता है जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हमारी पृथ्वी एकदम गर्म हो जाती है, और जैसे शाम होने लगती है तो हमारी पृथ्वी कुछ ठंडी होने लगती है और एकदम गर्म गर्म भाप जैसे निकलती है ना। तो वो जो सूर्य का जो ताप रहता है वो पहले पृथ्वी पर पड़ता है और फिर पृथ्वी से पुनः ऊपर वायुमंडल पर जाने लगता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, धरातल से निकला हुआ ताप वायुमंडल को गर्म करता है। धरातल से निकला हुआ ताप क्या होता है, वायुमंडल को गर्म करता है, जिससे वायु का तापमान बढ़ जाता है। और यह गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती हुई ऊपरी भाग को भी गर्म करती जाती है। किंतु जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है उसके तापमान में कमी होती जाती है। अब देखते हैं हम वायु का गर्म होना, यानी वायु किस प्रकार से गर्म होती। तो वायु 3 क्रियाओं द्वारा गर्म होती है। सबसे पहले सूर्य ताप की विकिरण क्रिया द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है। क्या होता है, जो विकिरण क्रिया होती है उसके द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म हो जाता है। दूसरा देखना, गर्म धरातल के संपर्क में आने पर संचलन क्रिया द्वारा वायु की निचले परतें गर्म होती हैं। और क्या होता है, जो गर्म धरातल के संपर्क पर आने पर जो संचलन क्रिया होती है उसके द्वारा वायु की निचले परतें गर्म हो जाती है। फिर थर्ड प्रक्रिया देखिए, वायु की निचले परतें गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। यानी जो धरातल की पर से जो
ताप निकलता है वो क्या होता है, वायु के इस रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए ठंडी वायु ऊपर से नीचे आती है और पुनः गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, तापमापी यंत्र द्वारा ताप का मापन। ये देखिए यहाँ तापमापी बना हुआ है, ये थर्मामीटर जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा के बताया गया है हमारे ताप का मापन। तो तापमान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को तापमापी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, जिससे हम तापमान मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, तापमापी या थर्मामीटर। ताप मापन की इकाई सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, जिसमें ताप अंशों या डिग्री में प्रकट किया जाता है। आजकल सेंटीग्रेड के बदले सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम सेंटीग्रेड या थर्मामीटर क्या होता है। तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, जो सेंटीग्रेड और ये थर्मामीटर है इसका आविष्कार किसने किया था, सेल्सियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। अतः उसके नाम पर सेंटीग्रेड के बजाय अब सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगा है। यानी कि ये जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर अभी जो सेंटीग्रेड था उसकी जगह क्या सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगे। इसमें जल के हिमांक के लिए 0 अंश और क्वथनांक के लिए 100 अंश सेल्सियस लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो जल का हिमांक होता है उसके लिए 0 अंश और क्वथनांक के लिए 100 अंश सेल्सियस लिखा जाता है। तापमान की 2 स्थितियां होती हैं, कौन कौन सी, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम ताप के बीच का अंतर तापांतर कहलाता है। तापांतर क्या कहलाता है, तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर तापांतर कहलाता है। औसतन तापमान ज्ञात करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम ताप को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, जो हम औसत ताप ज्ञात करते हैं, औसत तापमान, उसको क्या करता है, अधिकतम ताप प्लस न्यूनतम ताप बटे 2 करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहले देखिए सूर्य की किरणों का झुकाव। तो पृथ्वी की सतह उसके आसपास फैला, पृथ्वी की तरह उसके आसपास फैला हुआ वायुमंडल भी गोल है ना। जिस प्रकार पृथ्वी हमारी गोल है उसी प्रकार जो पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है वो भी क्या है, गोल है। सूर्य से आने वाली किरणें प्रायः समांतर होती हैं, किंतु पृथ्वी की गोलाई के कारण उसके विभिन्न भागों में अलग अलग कोण से पहुँचती हैं। ये जो और हमारी पृथ्वी की तरह वायुमंडल भी गोल है ना। जो सूर्य से किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। समांतर रेखाएँ कैसी होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये जो रेखाएं आती हैं पृथ्वी की गोलाई के कारण विभिन्न भागों में अलग अलग कोण से पहुंचती हैं, ये प्रभाव डालती हैं। विषुवत वृत्त यानी कहाँ, भूमध्य रेखा पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम क्षेत्र पर फैलती है, इसलिए इनके द्वारा कम क्षेत्र में अधिक ताप मिलता है। तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र फैलती हैं, जिससे ताप का प्रभाव फैलकर कम हो जाता है। कि आगे देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट है वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी। तो लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जो वायुमंडल में किरणें होती हैं जो कैसे आती हैं, लंबवत आती हैं, उनको कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेंगी उनका बिखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं वायुमंडल में जितनी दूरी तय करती हैं उनका बिखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा, जिससे ताप की तीव्रता में कमी आ जाएगी। वायुमंडल में भूमध्य रेखा पर कम दूरी और ध्रुवों पर अधिक दूरी पार करना पड़ती है। कम दूरी में ताप 6 कम और अधिक दूरी में अधिक होता है। देखिए चित्र बना है लंबवत और तिरछी रेखाएं। ये देखिए लंबवत किरणें है ना, और ये तिरछी किरणें हैं। इसमें देखिए किरणों के द्वारा ताप का फैलाव बताया गया है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए समुद्र में ऊंचाई। तो हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में कमी आ जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भाग अधिक ठंडे होते हैं। क्या होते हैं, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होता है, कमी आती जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भाग अधिक ठंडे होते हैं। सामान्यतः धरातल से प्रति 165 मीटर ऊंचाई की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है ना। जो हमारा धरातल है इससे कितने मीटर ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। फिर आगे देखते हैं हम दिन की अवधि। तो पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली सूर्य की गर्मी की मात्रा का दिन की अवधि से सीधा संबंध है। जो पृथ्वी की सतह से मिलने वाली सूर्य की गर्मी है उसका क्या, दिन की अवधि से सीधा संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, तथा अवधि जितनी छोटी होगी ताप उतना ही कम मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बड़ी होती है, अतः ताप अधिक प्राप्त होता है। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को तापमान कहा जाता है। वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है। सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा ताप के पुनः विसर्जन को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। वायु 3 क्रिया विकिरण, संचलन और संवहन द्वारा गर्म होती है। धरातल पर ताप प्राप्ति की मात्रा सूर्य किरणों के झुकाव, दिन की अवधि, समुद्र तल से ऊंचाई और वायुमंडल की चौड़ाई पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अब जब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।